अब रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब रिफ्रैक्शन से एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा और उस फिनोमेना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्यार से हम इसे TIR ऐसा बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। हाँ, इसमें खास बात केवल एक ही है कि लाइट रेज का डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना जरूरी होता है। या यूं कहो कि ये फिनोमेना केवल तभी आता है व्हेनेवर अ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, है ना। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक डेंसर मीडियम लेते हैं। तो ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, जो तुम्हारी मर्जी है। तो यहां पर हमने दो मीडियम ले लिए, एक डेंसर मीडियम हो गया और ऊपर रेयरर मीडियम के तौर पे मैं एयर लेता हूं। ठीक है, ठीक बात। अब डेंसर मीडियम में एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ये पॉइंट सोर्स ऑन किया जाएगा तो इससे सारी पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रे निकलेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक एक करके लाइट रे का बिहेवियर देखना। ठीक है, पहली लाइट रे निकली और ये बिल्कुल सीधी चली गई। तुमने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, लाइट रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद थोड़े से बगल वाले पॉइंट पे देखो क्या होता है। तो आपने बोला सर यहां से लाइट रे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ निकल कर आया, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो जाहिर तौर पर नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये मैंने फिगर बना लिया भाई, नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक है, चलो भाई इसकी अगली लाइट रे देखा जाए तो क्या होगा। तो आपने बोला सर अगली लाइट रे निकलेगी और उस जगह पर इंटरफेस में पड़ेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो पहले वाली लाइट रे के मुकाबले ज्यादा होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पहले वाली के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लो। ठीक है, ज्यादा हुआ ना। अब अगर इसके और आगे पॉइंट्स पर हम गए तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जिस पर कि जब लाइट रे डाली जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसको देखो जरा, ये देखो लाइट रे गई गई, ये टकराई और रेयरर मीडियम में जैसे ही गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, बस इस पॉइंट को पकड़ना, ये क्रूशियल पॉइंट है। इसके बाद जैसे ही लाइट रे अगली डाली जाएगी, द लाइट रे हैज अ टेंडेंसी टू मूव बैक टू द ओरिजिनल मीडियम। ठीक, देखो ये लाइट रे गई, हाँ ओरिजिनल मीडियम में वापस आ गई, हाँ ये लाइट रे और आगे गई, ये ओरिजिनल मीडियम में वापस आ गई ना। ठीक है, अच्छा यही पूरे के पूरे फिगर लेफ्ट हैंड साइड में बनेंगे। ठीक है ना, हाँ वो सारी लाइट रे निकलेंगी और देखो ये जो वापस आ रही है वो वापस आने लगेंगे। इसका मतलब तुमने कहा अरे सर इसका तो बिहेवियर मिरर जैसा हो गया कि लाइट रे नीचे से जा रही है लौट के उसी मीडियम में आ रही है। अब मैंने बोला उसी लिए तो इसका नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तुमने कहा अरे भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन का और हो रहा है रिफ्लेक्शन। अब भैया इसी को नेचर बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, तो बोलो whenever a light ray is moving from denser medium to rarer medium, it has a tendency to move away from the normal at a particular angle of incidence. The angle of refraction becomes 90 degree. After that, all the light ray has a tendency to move back to the medium. ठीक है ना। अब उस एंगल के बारे में आओ जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया था। तुमने कहा हाँ साहब ये स्पेशल एंगल है। दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडियम। पेयर ऑफ मीडियम का मतलब जो भी आपने मीडियम लिया, डेंसर और रेयर का कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ग्लास और एयर लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है ना। तो भैया क्या हुआ, तो आपने बोला अच्छा सब दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओ तो ये तो बड़ा जरूरी चीज हो गई। तो बोला हाँ। बोला भाई कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब देखो हम लगाएंगे केवल वही साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, बस देखना कि लाइट रे शुरुआत डेंसर मीडियम से कर रही है, डेंसर मीडियम के तौर पे हमने ग्लास लिया। तो अब कैलकुलेशन क्या होंगे आराम से देखना। हाँ लिखा भाई जी म्यू ए इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन साइन 90। सी माने क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और जी म्यू ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, साइन सी के बराबर हो गई। ठीक है, अच्छा ये सभी लोग जानते हैं कि जी म्यू ए को क्या लिख सकते हैं, 1/a म्यू जी। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, सो आपने बोला सर ए म्यू जी की वैल्यू लिखी जाएगी तो वो हो जाएगी 1/sin c। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1/sin c। मीन्स कि अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में मालूम है तो बड़ी आसानी से आप उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। चलो एक दो निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलो ग्लास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है, ए म्यू जी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, आता है ना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो आपने कैलकुलेट किया साइन सी इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/a म्यू जी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2/3। ठीक, आपने कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री आएगी। साइन ऑफ 42 डिग्री इज 2/3, सो द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एंड एयर इज 42 डिग्री। ठीक है, चलो यही काम हम लोग वाटर और एयर के लिए करते हैं। ठीक, ए म्यू डब्ल्यू कितना हुआ, सो बोले 4/3। तुमने कहा सर ये तो 60 से निकाल दूंगा। साइन सी इज इक्वल्स टू कितना हुआ, सो दैट इज 3/4 और सॉल्व करेंगे तो एंगल कितना आएगा, 49 डिग्री। सो इस तरह से कैलकुलेशन होते हैं और ये चीजें इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती हैं। प्रिज्म की बात करते हैं अभी, और डेफिनेशन के तौर पर तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मेट बताऊंगा कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम कोई भी हो जो उसका प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो, प्लेन ऑफ इंसिडेंस माने जहां पर लाइट रे इंसिडेंट कर रही हो, और जो प्लेन ऑफ इमर्जेंस हो माने जहां से लाइट रे बाहर निकल रही हो, बस वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल ना हो, बन गया प्रिज्म। ठीक है ना, फिर से देख लो इसको। ये हम लोग यूज करते हैं यूजुअली ट्रायंगल, इसको प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, अभी देखो ये वाली जो प्लेन है ये क्या है, सो आपने बोला प्लेन ऑफ इंसिडेंस। हाँ, ये देखो लाइट रे पड़ रही है इसके ऊपर, ये गया। ठीक है, यहां से लाइट रे निकल रही है तो इसे क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब देखो क्या है, आपने बोला देखिए सर ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये प्लेन ऑफ इमरजेंस, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये प्रिज्म है। ठीक है, ये क्या है भाई, सो बोला ए एंगल, दिस इज अ वेरी स्पेशल एंगल। ठीक, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ इमरजेंस, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, इससे एसोसिएटेड फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने यहाँ पर एक लाइट रे ली, इसका जो प्रिज्म के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे म्यू लिया गया। जाहिर तौर पर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है, लाइट रे नॉर्मल से अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर इस पॉइंट पे टकराएगी, यहाँ से लाइट रे बाहर चली जाएगी। अब ये वाला मीडियम फिर से एयर है यानी रेयर मीडियम है, तो लाइट रे नॉर्मल से दूर चली जाएगी, सिंपल। ठीक है ना, इस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको देख लीजिए, इसका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने ग्राफ बना रखा है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज डेल्टा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, देखो इंसिडेंट लाइट रे देखो जा रही है, ये दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, ये गई। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे को रोटेट करके इमर्जेंट लाइट रे के ऊपर लाना है। ठीक है, फिर से देखो ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, ये गई। इंसिडेंट लाइट को रोटेट करके इमर्जेंट लाइट रे के ऊपर लाना है। ठीक है, इस प्रोसेस में एक एंगल बनेगा, तुमने कहा साहब दिख रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज डेल्टा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन विच इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसर्न। ठीक है ना, तो अब काम शुरू करते हैं। तुमने कहा ठीक है सर, काम तो आपने शुरू कर दिया, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो यहाँ पे लिखा है I1 और यहाँ पर लिखा है R1, तो हमने वही वहाँ पे यूज़ कर लिया। नाउ इसको देखना जरा, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, तो बोला I1 की वैल्यू हम निकालेंगे किसी तरीके से, R1 की वैल्यू निकालेंगे किसी तरीके से, और उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो हमको ये पता लग जाएगा कि प्रिज्म का फॉर्मूला या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालने के लिए हम प्रोसीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या किया गया, हमने ये वाला एंगल पकड़ा, ये एंगल देखो जरा कितना होगा, ये वाला एंगल देखो कितना होगा, तो आपने बोला ये I1 है ये R1 है, तो ये वाला एंगल होगा I1 माइनस ऑफ R1। बोला ठीक बात, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, तो आपने बोला ये एंगल होगा सर I2 माइनस ऑफ R2। ठीक है, हाँ ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल होगा, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा, जगह कम है, I2 माइनस ऑफ R2। ठीक है,
अब जरा खास बात देखना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है, 2 लाइन में निकल कर आ जाएगा, केवल 2 पॉइंट देखने तुम्हें। क्या देखो, ये वाली लाइट रे ये क्या है, सो बोला प्लेन है, और ये येलो लाइन क्या है, बोला परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा ये कितना होगा, बोला 90 डिग्री। ठीक इसी तरह से ये वाली लाइन प्लेन है, ये देखो येलो लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल टोटल कितना होगा 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का समेशन 90 + 90 = 180। जाहिर तौर पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का समेशन भी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने माना ए और इसको मैंने माना ई, तो रिजल्ट क्या आया, आपने बोला ए + ई दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको साइंस की भाषा में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे लेवल पे अभी पढ़ाया गया है कि नहीं, पर ध्यान रखना आमने सामने के एंगल अगर 180 डिग्री होंगे तो इधर और इधर वाले एंगल भी 180 डिग्री होंगे और वाइस वर्सा। और यहाँ पर अगर हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, हाँ, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर ये चारों पॉइंट्स 1 2 3 4 सर्कल को टच करेंगे। थोड़ी जानकारी आगे के लिए भी। ठीक है, अभी क्या हुआ, सो आपने बोला सर यहाँ भी तो एक ट्राइंगल है, देखिए ये R1 R2 और A, तो आपने लिखा R1 + R2 दैट इज इक्वल्स टू A, R1 + R2 + E, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू कितना हुआ, तो आपने बोला दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, हाँ, इसको तुमने कंपेयर किया तो क्या निकला, तुमने कहा वाह भाई वाह, ये तो निकल आया R1 + R2 दैट इज इक्वल्स टू A। आपने बोला भाई इसको ब्लॉक में डालिए, हमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अभी इसके बाद क्या हुआ, तो हम आगे बढ़ गए। आपने कहा देखो ये डेल्टा है ना, डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो दिख रहा है इसका एक्सटीरियर एंगल है। ये वाला एंगल क्या है, I1 - R1, ये क्या है I2 - R2। तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो डेल्टा के बराबर होना चाहिए। आपने कहा सर तो बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, और आपने यहाँ पर कैलकुलेशन लिखा, ठीक, डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना हो गया भैया, सो आपने लिखा I1 - R1 plus of I2 minus of R2. So there is another important result. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो आपने इसको सेट किया डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू एंड द एक्सप्रेशन इज I1 + I2 माइनस ऑफ ये कितना हो गया R1 + R2। ठीक है, हाँ, और फिर क्या हुआ, सो बोला डेल्टा इज इक्वल्स टू, हाँ, आपने बोला R1 + R2 की जगह A डाल दें, मैंने कहा डाल दीजिए, सो I1 + I2 माइनस ऑफ A, सो दैट इज I। पहले बताइए इतनी बात पकड़ में आया, तुमने कहा ये तो सिंपल मैथ्स है, इसमें तो फिजिक्स हमको कहीं दिख ही नहीं रही है। तो होती तो बेटा पूरी जिंदगी में सिर्फ मैथ्स ही है। ठीक है, वो दिखाई पड़ती है कि फिजिक्स है। ठीक है, अब जब ये काम हुआ तुम्हारे सामने, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आप लोगों की किताब में, मैं उसको प्रूव करूंगा अभी यहीं पर, अभी प्रूव करूंगा, बस मुझे 1 मिनट का समय देना, पहले मैं अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, आपकी बुक्स में ऐसे लिखा रहता है कि यदि डेल्टा की वैल्यू, हाँ, ये जो है, हाँ, ये मिनिमम है, ठीक, इफ डेल्टा इज मिनिमम, ठीक, देन I1 इज इक्वल्स टू I2, हाँ, एंड ऑफ कोर्स R1 इज इक्वल्स टू R2। माने I1 और I2 अगर बराबर होंगे तो R1 और R2 तो बराबर होंगे ही होंगे, ये आपके बुक्स में लिखा रहता है। ठीक है, क्यों होता है ये मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ठीक है, इसमें यूज करूंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जो कि मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना, और इसीलिए पढ़ाया भी है मैंने बेसिकली। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू को हम डालते हैं तो देखो चेंजेस क्या होते हैं, इनको पकड़ना। तुमने सर एक चीज देखिए यहां होगा, ठीक है, हाँ, अगर R1 R2 इज इक्वल्स टू A लिखेंगे तो ये वाले एक्सप्रेशन की मदद से हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ R1 दैट इज इक्वल्स टू A, और यहां से हमको A की वैल्यू मिलेगी एंड दैट वैल्यू इज R1/2। ठीक है, तो एक परिवर्तन तो ये आया, और दूसरा परिवर्तन क्या है, तुमने कहा दूसरा परिवर्तन ये आया सर, डेल्टा की जगह हम लिखेंगे डेल्टा1, I1 + I2 की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज ट्वाइस ऑफ I1 माइनस ऑफ A। ठीक है, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आया, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू, ओ दिस इज हियर, दैट इज इक्वल्स टू I1। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकल कर आ गया, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकल कर आ गया, सो दैट इज इट। ठीक है भाई साहब, अब क्या किया जाएगा, तुमने सर अब क्या ही करना है, ये आपने I1 की वैल्यू निकाल दी यहाँ पर, ये देखिए, और R1 की वैल्यू निकाल दी, तो मुझे मालूम है कि आप ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। हाँ, मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक मालूम है, और जैसे मैंने वैल्यू यहाँ पर रखी तो ये हो गया साइन ऑफ A + DM/2,
अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाई 2। हाँ, ये डेरिवेशन होता है जो आपकी बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन को लेकर। हाँ, दैट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डी एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। ठीक है, तुमने कहा भाई नहीं ठीक है, तुमने क्या हुआ, तुमने बोला जब तक ये नहीं निकाला जाएगा मैं कैसे मान लूँ कि ये होगा। ठीक, बस इसीलिए आपको जादू से एक शानदार सपोर्ट देता है। वो चीज़ें जो बुक्स में नहीं है वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। देखिए ज़रा यहाँ से, ये ग्राफ है डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। मान ये रहा डेल्टा, ठीक है, जो यहाँ पर आया है, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब क्या है, तो आपने बोला सर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बहुत सारे लिए गए, ये देखिए, और सबके लिए अलग अलग डेल्टा निकाल दिए गए। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि एक लाइट रे यहाँ पे डाली जाएगी, फिर एक यहाँ पे डाली जाएगी, एक लाइट रे ऐसे डाली जाएगी, फिर एक ऐसे डाली जाएगी, ऐसे डाली जाएगी, ऐसे डाली जाएगी, तमाम सारी लाइट रेज डाली जाएंगी। सबके एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होंगे, और उन एंगल ऑफ इंसिडेंस का, जब ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होंगे। ठीक है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ डाला जाएगा तो वो ग्राफ ही आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। हाँ, ग्राफ इस एंगल के बाहर क्यों नहीं आया। ठीक, माने ये जो एंगल है, ये एंगल है, इस एंगल से बड़ा ग्राफ क्यों नहीं, इसके आगे क्यों नहीं गया। अरे तुमने कहा भाई वो तो होगा ही होगा। हाँ, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, कितना बड़ा करेंगे भाई, इससे बड़ा तो होएगा ही नहीं। ठीक है ना। हाँ, इससे बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब एक एंगल ऐसा आना चाहिए जिस एंगल पर, हाँ, जिससे बड़ा एंगल हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो एंगल ही आ गया। ठीक है ना। हाँ, फिर तुमने बोला अरे भाई ये वाले एंगल से पहले एंगल के लिए डिफाइन क्यों नहीं है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, जहां पर आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। और ये बात आपको मालूम है कि ग्लास के लिए और एयर के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करीब करीब 48 डिग्री 42 डिग्री इसके आसपास होता है, क्लाउड और फ्रिंज ग्लास का अलग अलग, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या हुई, आपने बोला देखिए सर ये वाला एंगल को अगर हमने छोटा किया, I1 को अगर हमने छोटे से छोटा किया तो R1 की वैल्यू भी छोटी से छोटी आएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू छोटे से छोटी आएगी तो ये एक्सप्रेशन देखिएगा। ठीक है, हाँ, I1 को आपने छोटे से छोटा रखा तो R1 छोटे से छोटा आएगा, तभी ये कांस्टेंट सेट हो पाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि R1 अगर सबसे छोटा आ गया तो R2 की वैल्यू, ये देखिए R2 की वैल्यू बड़ी से बड़ी आ जाएगी। हाँ, बिकॉज दिस प्लस दिस इज अ कांस्टेंट। एग्रीड। हाँ, अब ये वाली वैल्यू अगर बड़ी आ गई तो ये क्या है, आपने कहा सर ये लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में नियम क्या बताया गया कि यदि लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो एक एंगल ऐसा होगा जिसके बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ भाई साहब, अगर ये वाला R2 की वैल्यू, हाँ, उसके क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई तो क्या होगा, बोला लाइट रे इधर से बाहर ही नहीं निकलेगी। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपने बोला इसका मतलब एक छोटे एंगल से कम एंगल के लिए डिफाइन नहीं है। इसको जरा 2-3 बार आगे पीछे करके देख लेना। हाँ, ये चीज ऐसी है जो कि अच्छे एग्जामिनेशन का सेट सवाल है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ भाई, ठीक, तो मैंने बोला यार इसके बाद एक लाइन डाल लेते हैं, तो बोला ठीक बात, ये देखिए, हाँ, यहाँ से, अब यहाँ से पकड़िएगा, ये देखिए आपने एक लाइन डाली। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा। तो आपने बोला ये देखिए सर ये आया यहाँ पर और ये आया यहाँ पर, लुक एट द पॉइंट। हाँ, और ये आया डेल्टा। हाँ, यहाँ पर एंगल क्या है, एक एंगल लिया गया I1, ये एंगल लिया गया I2। मैंने बोला इस ग्राफ को एक्सप्लेन करिए, आपका जवाब आया हाँ कि सर एंगल I1, एक एंगल I1 और दूसरा एंगल I2। हाँ, माने एक ये एंगल I1 है और दूसरा कोई एंगल और ले लिया जाए I2। हाँ, इन दोनों के लिए डेविएशन सेम है। मैंने बोला हाँ भाई सब बात बिल्कुल आपने ठीक पकड़ी। ठीक है ना। हाँ, अभी क्या हुआ कि जब आपसे बोला गया कि ये एक स्पेशल पॉइंट बताओ, हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और इसको आपने यहाँ से डिज़ाइन किया, ये देखिए। हाँ, यहाँ पर क्या तुमने बोला डेल्टा इज मिनिमम। अब पकड़िएगा भाई, ये चीज़ आपकी बुक्स के अंदर क्यों लिखी रहती है। हाँ, डेल्टा इज मिनिमम, और इस मिनिमम डेल्टा पर क्या हुआ, तो इसको एक एंगल मत मानिएगा। हाँ, यहाँ पर एंगल I1 और I2 दोनों बराबर हो गए। ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक मिनिमम डेविएशन आएगा,
हाँ, उस पर पहला एंगल जिसके लिए डेविएशन था और दूसरा एंगल, वो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट इज I1 इज इक्वल्स टू I2। हाँ, और अगर I1 I2 के बराबर होगा तो जाहिर तौर पर R1 R2 के भी बराबर होगा। तो ये वो कारण होता है हाँ, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन निकल कर आता है। ठीक, यहां पर बात क्लोज करता हूं, एक छोटी सी बात और बता दूं जिसका आगे मुझे यूज करना है। ठीक है, और वो छोटी सी बात क्या है उसको भी देख लें। हाँ, कि अगर प्रिज्म का एंगल छोटा हो गया, ठीक है ना, अगर प्रिज्म छोटे एंगल का हो गया तो छोटे एंगल के लिए क्या होता है, आपने बोला सर छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, हाँ, माने क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन चेंज करेगा, म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, हम ऐसे लिखेंगे दैट इज a प्लस डी एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन डिवाइडेड बाई a बाई टू। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक बड़ा फॉर्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू एंड द एक्सप्रेशन इज म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a। हाँ, सो दिस इज एयर। हाँ, ये भी आपके लिए डेफिनेटली इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, डेल्टा क्या है, डेविएशन, जिसका म्यू बड़ा होगा उसमें डेविएशन ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज को। हाँ, ये एक्सप्रेशन हुआ आपका एक्सप्रेशन फॉर द प्रिज्म एंड द फॉर्मूला इज म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डी एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन a बाई टू। प्रिज्म 1665 सर आइजैक न्यूटन, बाप रे कितना ज्यादा काम किया इन्होंने फिजिक्स के लिए, डिस्पर्शन भी इन्हीं का काम रहा। तो हुआ क्या कि एक व्हाइट लाइट को जब एक ग्लास से गुजारा गया, खाली प्रिज्म से नहीं ग्लास से गुजारा गया, ठीक है ना, तो हुआ ये कि जो लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में बट गई। आपने भी कई बार देखे होंगे, विबग्योर बोलते हैं उनको, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर चीज को नाम दिया गया स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं सिखाने की आपको कि व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बनता कैसे, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इक्वल्स टू कितना हुआ, c बाई वी, सब कुछ इसी में छुपा है भाई, ठीक है। v इक्वल्स टू कितना होता है, तो आपने बोला f इंटू लेमडा, वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी, तो बोले ठीक बात। अब c भी कांस्टेंट है और f भी कांस्टेंट है, ये तो पहले ही आपको पता है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रे में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो क्या हुआ, तो c बाई f एक कांस्टेंट हो गया। तो रिजल्ट कितना आया, सो आपने का रिजल्ट आ गया म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा। बस यहीं से कहानी शुरू और यहीं पर कहानी खत्म, ठीक है। अब जरा सारे कलर्स को देखते हैं, ठीक है, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा, ठीक है। सारे कलर्स को देखते हैं, तो चलो हाँ, विबग्योर, ठीक है, तो आपने लिख दिया भाई विबग्योर, ठीक है। अब बताओ भाई वेवलेंथ कितनी होगी वायलेट कलर की, सो बोला 4000 अप्रोक्सीमेटली, हम ऐसे बोलते हैं ना 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, तो याद करने में अच्छा रहता है। वैसे 4000 से थोड़ी सी कम होती है और रेड की 8000 से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जिससे सुविधा पड़े। तो कितना हुआ, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, एग्री। अभी क्या हुआ, तो आपने बोला म्यू लेमडा क्या है, सो बोला लेमडा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, यानी मिनिमम लेमडा किसकी है, बोला वायलेट कलर की, ठीक है। और मैक्सिमम लेमडा किसकी है, बोला रेड कलर की, ठीक है। तो भाई म्यू किसका मैक्सिमम होगा, तुमने कहा भाई जिसकी लेमडा कम होगी म्यू उसका बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब रेड वाले का म्यू सबसे कम हो गया और वायलेट वाले का जो म्यू है वो सबसे ज्यादा हो गया। अब एक फॉर्मूला और लाता हूं डेविएशन का, अभी आपने पढ़ा, डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, होता है ना, ठीक। तो फिर क्या हुआ, तो आपने बोला अरे सर अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, अभी जिसका म्यू बड़ा होगा उसका डेविएशन भी ज्यादा होगा, और म्यू सबसे बड़ा किसका है, तो आपने बोला म्यू सबसे बड़ा है वायलेट कलर का, इसका मतलब डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट कलर का। अब मुझे ये बताओ कि लाइट रे अगर वाइट प्रिज्म में पड़ेगी तो क्या होगा,
तुमने बोला सर सबसे बड़ा डेविएशन वायलेट कलर पे होगा, सबसे छोटा डेविएशन रेड कलर पर होगा, और मैंने कहा लो भाई इसको देख भी लो। ठीक है, अब ये जो बैंड्स बन गए हैं ना, इन्हीं को स्पेक्ट्रम बोला जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। हाँ, और दिस द फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बारिश के मौसम में बरसते हुए पानी को तो सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंड कभी सुहाने मौसम में ऐसा भी सिचुएशन आती है जबकि सनलाइट और रेनिंग वो साइमल्टेनियसली होती है। ऐसे प्रोसेस के अंदर जो एक नेचर का सबसे अनूठा एक्सपेरिमेंट हमको आसमान में दिखाई देता है, उसका नाम क्या होता है? रेनबो। स्पेशल कंडीशन में जब आप सन की तरफ पीठ करके खड़े हों, ठीक, और सामने से बारिश हो रही हो, तो उस कंडीशन में आपको रेनबो ज्यादा बेहतरीन दिखाई पड़ता है। आप उसको एंजॉय करते हैं और लोकेशन आपकी ऐसी होती है कि आप उसको सबसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि रेनबो के डेवलप होने के क्या कारण हैं, किस वजह से रेनबो हमको दिखाई पड़ता है, और स्पेशली तब जबकि एक तरफ पानी बरस रहा होता है और दूसरी तरफ जो है सनलाइट आ रही होती है। आइए इसकी फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त पानी बरस रहा होता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे 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 वाटर मॉलिक्यूल्स करोड़ों की संख्या में होते हैं, और वो उनका जो बिहेवियर होता है वो बेसिकली उनका बिहेवियर एक प्रिज्म के बिहेवियर जैसा होता है। जैसे प्रिज्म में होता है ना कि एक लाइट रे गई तो पहली सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, और रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हुआ, तो आपने बोला वो 7 कलर्स में बट गई, ठीक है ना। उसका कारण आपको पता ही है। अलग अलग कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो अलग अलग कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इस वजह से वो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है। अभी रेनबो में होता है क्या, जरा ध्यान से देखना, ठीक। ये देखो एक सन लिया गया और करोड़ों करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल का चुनाव किया गया, ठीक है। लाइट रे ये गई यहाँ पर और पॉइंट ए पर लाइट रे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर गई, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने बोला सर वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। इसके बाद वो वाटर मॉलिक्यूल की तरफ गई और दूसरी सरफेस पर, जो कि यहाँ पर पॉइंट बी है, वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो उसी पार्ट में वापस लौट के आ गई। उसके बाद क्या हुआ, तो वो टकराई पॉइंट सी पर, और सी पर से क्या हुआ, तो आपने बोला वो वापस एयर के अंदर निकल कर आ गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो ऑब्जर्वर इधर खड़ा था, ठीक है, उसको क्या दिखाई पड़ा, उसने तो बोला भाई हमको 7 कलर्स के लाइट रे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर ये फिनोमिना तमाम सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हुआ तो हमको आसमान में क्या दिखाई पड़ा, एक रेनबो। सो रेनबो बेसिकली एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से जनरेट होता है, और नेचुरली कितना शानदार बनता है इसको आपने ऑब्जर्व तो कर ही लिया होगा।